वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। प्रयास करूंगा कि कुछ ही मिनटों में 10 से 12 या 15 मिनट के अंदर अंदर आपके पूरे पाठ का रिवीजन हो जाए, ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटे। तो पहला जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो है जन आंदोलनों की प्रकृति। सन 1970 के दशक में विभिन्न सामाजिक वर्गों जैसे महिला, दलित, विद्यार्थी और किसानों को यह महसूस हुआ कि लोकतांत्रिक राजनीति में उनकी जरूरतों और मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और जिस कारण विभिन्न राजनीतिक संगठनों के सहयोग से आंदोलन शुरू हुए। तो ये शुरुआत थी। उसके बाद में चिपको आंदोलन, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है वो चिपको आंदोलन है। तो भारत का विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन, जिसकी 1973 में उत्तराखंड के 2-3 गांवों से इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत कैसे हुई, तो गांव वालों ने खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए वहां एक स्थानीय जो पेड़ है, अंगू के पेड़, जिसको एस-ट्री भी कहा जाता है, उनको काटने की अनुमति मांगी, लेकिन वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। जबकि एक खेल सामग्री बनाने वाले एक कंपनी को जमीन का एक टुकड़ा आवंटित कर दिया, लकड़ी काटने की अनुमति दे दी। तो इससे ग्रामीणों ने सरकार के इस फैसले या इस कदम का विरोध किया, और ये विरोध शीघ्र ही उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, और जिसमें महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई, और लोगों ने विरोध प्रकट करने के लिए पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपनी बाहों में पेड़ों को घेर लिया, यानी पेड़ों से चिपक गए। इस तरीके से ये चिपको आंदोलन चलाया गया। तो ये तो चिपको आंदोलन था उत्तराखंड का, लेकिन इस आंदोलन ये कोई भारत में नया नहीं था। इससे पूर्व भी भारत में इसी तरह के आंदोलन है। वो राजस्थान में खेजड़ी में जो अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी के जो वृक्ष थे, उनके रक्षा के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया था। तो इस तरीके से ये भारत में वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलनों के जो भी इतिहास है उसमें एक कड़ी थी। अगला हमारा जो टॉपिक है, आंदोलनों के महत्वपूर्ण पक्ष। इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पक्ष था कि पहला तो था कि ग्रामीणों की मांग थी कि जंगल की कटाई का ठेका बाहरी लोगों को या व्यक्तियों को नहीं दिया जाए, और स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन जैसे जो प्राकृतिक अधिकार है, संसाधन है, उन पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, लोगों की जो दूसरी मांग थी कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध करवाए, और उस क्षेत्र की पारिस्थितिक संतुलन को, यानी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, उसको नुकसान पहुंचाए बिना यहाँ विकास सुनिश्चित करें। और तीसरी जो आंदोलन की जो मांग थी वो थी कि आंदोलन में भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया गया, और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी भी मांगी गई कि लोगों को जो न्यूनतम मजदूरी है वो दी जाए। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दल आधारित आंदोलन। तो भारत में 2 तरह के आंदोलन हुए। कुछ आंदोलन तो थे जो दलों पर आधारित थे, राजनीतिक दलों के, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। कुछ थे दलविहीन आंदोलन। तो जैसे चिपको आंदोलन है, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित था, ये दलविहीन आंदोलन था। जबकि अभी जो अपन जिक्र करेंगे वो दल आधारित आंदोलन, यानी ऐसे आंदोलन जो मुख्य रूप से किसी राजनीतिक दल के सहयोग से आरंभ किए जाते हैं, उन्हें दल आधारित आंदोलन कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1885 से ये 1800 है, यहाँ आप इसको 1800 पढ़ें। 1885 से 1947 तक भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन था, और जिसमें 1977 में जनता पार्टी का राजनीतिक आंदोलन थे। तो ये जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर जो आंदोलन था वो, प्लस जनता पार्टी का राजनीतिक आंदोलन था, ये सारे आंदोलन दल आधारित थे, किसी न किसी पार्टी विशेष से संबंधित थे। औपचारिक दौर में, यानी औपनिवेशिक जो दौर था अंग्रेजों के शासनकाल में, सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी कई आंदोलन, सुधार आंदोलन भी हुए। जैसे जाति प्रथा विरोधी आंदोलन हुआ, नारी कल्याण आंदोलन हुआ, नारी मुक्ति आंदोलन हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, शिक्षा प्रसार आंदोलन हुआ। इस तरह के जो भी आंदोलन हुए, ये सारे कुछ दल आधारित थे, कुछ नहीं थे। इसी प्रकार आजादी के बाद मुंबई, कोलकाता, कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों के बीच में कुछ मजदूर संगठनों के आंदोलन हुए, और बड़ी बड़ी पार्टियों ने मजदूरों को अपनी ओर लामबंद करने के लिए उनके संगठन बने। मजदूरों के जो संगठन थे वो भी पार्टी समर्थित संगठन थे। तो ये भी एक तरह से दल आधारित आंदोलन की श्रेणी में आ गए। आजादी के उपरांत आरंभिक वर्षों में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसानों तथा कृषि मजदूरों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना आंदोलन चलाया, और कई तरह के जो मजदूर संगठन है इनकी स्थापना की। तो ये जो आंदोलन थे, ये दल आधारित आंदोलन थे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय किसान संघ। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, BKU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, भारतीय किसान संघ यूनियन। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इसके जो मेन जो इसके कार्यकर्ता वगैरह थे, ये 2 क्षेत्रों के थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था, किसान, भारतीय किसान जो संघ है, और इसका उदय 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगभग 20,000 किसान जमा हुए, और सरकार द्वारा बिजली की दरों में जो भी बढ़ोतरी की गई तो उसका विरोध किया। और मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति, यानी काश्तकारों की शक्ति के रूप में एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। और धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन के सदस्य थे,
और ये 1980 के दशक के किसान आंदोलनों में अग्रणी आंदोलनों में से एक था, संगठनों में से एक था, जो भारतीय किसान यूनियन था। और महेंद्र सिंह टिकैत BKU यानी भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला जो आंदोलन था वो शेतकारी संगठन। अब ये क्या था, तो महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलनों को इंडिया की ताकत यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ में भारत यानी ग्रामीण क्षेत्र का संघर्ष या संग्राम घोषित किया। अब इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो इंडिया की ताकत और एक भारत की ताकत। इंडिया का मतलब यहाँ शहरी औद्योगिक क्षेत्र से माना गया और भारत का मतलब यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से माना गया। कई बार इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन है पूछा जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा अन्य आंदोलन, जन आंदोलन, जिसमें नेशनल फिश वर्कर्स फोरम यानी जो मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हुए उनसे संबंधित था। तो 1980 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई, तो बाध्य होकर मछुआरों के स्थानीय संगठनों ने अपना एक राष्ट्रीय मंच बनाया और जिसे नेशनल फिश वर्कर्स फोरम या NFF नाम दिया गया। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम जो था NFF, और इस संगठन ने 1997 में केंद्र सरकार के साथ में कानूनी लड़ाई लड़ी और सफलता भी प्राप्त की। तो ये इम्पोर्टेंट था। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ताड़ी विरोधी आंदोलन। आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में जो पेड़ पौधों से, खासकर महुआ के जो पेड़ वगैरह, उनसे जो शराब वगैरह बनाई जाती है, देसी शराब, उसके खिलाफ में ये आंदोलन चला था और ये शुरुआत इसकी दक्षिण भारत में हुई थी। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री और शराब माफिया के खिलाफ महिलाओं के एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में हुई। यानी ये महिलाओं का मुख्य रूप से आंदोलन था और स्वतः स्फूर्त था। इसको महिलाओं के अंदर अपने आप ये महिलाएं अपने आप संगठित हुई और जो भी ताड़ी के कारण या शराब के कारण जो भी समस्या उनके पारिवारिक जीवन में आ रही थी, उनके कारण ये इस आंदोलन के लिए प्रेरित हुई। और इसका मुख्य कारण था शराबखोरी, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती थी। पुरुष शराब पीकर के अपनी जो भी आय आमदनी होती थी उसको शराब में गंवा देते थे और परिवार की आर्थिक व्यवस्था है वो चरमरा रही थी और परिवार में तनाव और मारपीट का माहौल बनने लगा था। और इसके विरोध में ताड़ी विरोधी आंदोलन चला, जिसको काफी हद तक सफलता भी मिली। अगला हमारा जो आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, काफी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो सरदार सरोवर परियोजना है आरंभ में भारत के मध्य भाग में स्थित नर्मदा घाटी विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर। तो ये जो नर्मदा परियोजना है ये किस पे है, तो एक तो 3 राज्यों से होकर जो नर्मदा जो नदी है वो गुजरती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, और उससे गुजरने वाली नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पे 30 बड़े, 135 मझोले और 300 छोटे बांध। इंपॉर्टेंट जो आंकड़ा है आपको ये भी याद रखना है कि 30 तो इस पे बड़े बांध प्रस्तावित थे, 135 मझोले और 300 छोटे बांध बनाने का जो प्रस्ताव किया गया था। और इसमें गुजरात में सरदार सरोवर और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर जो बड़े बांध के रूप में सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय परियोजना का निर्धारण किया गया था। और नर्मदा नदी के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन में बांधों के निर्माण का विरोध किया, विशेषकर बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किया गया। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों में तीव्र विरोध भी हुआ, क्योंकि ये परियोजना गुजरात के लिए लाभकारी थी। तो वहां के लोगों ने परियोजना का समर्थन किया, जबकि दूसरे लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन का समर्थन किया। इस तरीके से वहां विरोध भी हुआ और सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलनों की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। यानी इस आंदोलन की बदौलत ही राज्य सरकार को 2003 में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति, यानी कि जैसे बड़े बड़े बांधों के कारण जो भी लोग जिनका आवास वगैरह या जो भी फसलें वगैरह या खेत वगैरह प्रभावित होते हैं उनका पुनर्वास, यानी उनको कहीं और जगह बसाने के लिए जो नीति बनाई गई थी वो इसी के परिणाम स्वरूप बनाई गई थी। तो ये इसका प्लस पॉइंट था। अगला हमारा टॉपिक है जन आंदोलनों के सबक। तो जन आंदोलनों से क्या क्या सबक मिले, तो पहला है कि जन आंदोलनों का राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर विशेष प्रभाव होता है और उसके निम्न सबक है। तो इसका पहला जो सबक है कि जन आंदोलनों का इतिहास लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। दूसरा इसका जो सबक है कि समाज के गहरे तनाव और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर आंदोलनों ने लोकतंत्र की रक्षा की है और भारतीय लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इनका सबक है कि इन आंदोलनों ने समाज के उन सभी वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ इसकी आलोचना भी है, क्योंकि हर चीज के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं। तो इन आंदोलनों के आलोचकों की ये दलील है कि हड़ताल है, धरना है, रैली, जो इन आंदोलनों के एक मुख्य भाग है। ऐसी सामूहिक कार्रवाई से सरकार का कामकाज है वो बाधित होता है, प्रभावित होता है और निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है, बाधित होती है तथा रोजमर्रा की लोकतांत्रिक व्यवस्था भी बाधित होती है। तो ये इसकी आलोचना थी। तो जब भी परीक्षा में इसके संबंध में कुछ पूछा जाए तो हमें समालोचना करनी है, बिल्कुल आलोचना भी नहीं करनी है। यानी कि इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों आपको बताना है। किसी भी प्रश्न के रूप में कहीं भी पूछा जाए तो उसके कोशिश करें कि उसके दोनों इसकी समालोचना करें।
अगर आलोचना पूछा तो अलग बात है, बाकी अगर आपका व्यू वगैरह पूछा तो आपको जो संतुलित अपना जो व्यू है वो आपको देना चाहिए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि आप किसी भी के पूर्वाग्रह से ग्रसित है। आपका जो व्यू है वो तथ्यों पे, तर्कों पे आधारित होना चाहिए। यानी कोई बड़ी परियोजना है तो उसके क्या नुकसान है, उसके क्या प्लस पॉइंट है, दोनों आपको बतानी चाहिए। जैसे बड़े बांधों के कारण बड़ी बड़ी जो सिंचाई परियोजना है, मछली पालन है, बिजली उत्पादन है, या जो सिंचाई की सुविधा वगैरह, कई सारे जो लाभ होते हैं, और बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक लोकतंत्र के मंदिर के रूप में भी कहा था। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। वो पॉइंट ये है कि जैसे बहुत बड़े बांध होते हैं तो इससे कई बार दबाव, जब जमीन पे ज़्यादा दबाव पड़ता है और जिससे भूकंप वगैरह की स्थिति भी संभावित होती है, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। दूसरा, अगर बहुत बड़ा बांध बनाया जाए तो उसका जो डूब क्षेत्र है वो एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें सैकड़ों गांव डूब क्षेत्र में आ जाते हैं और जिनको वापस कहीं न कहीं विस्थापित करना पड़ता है। हजारों तरह की वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारे उसमें डूब जाते हैं, तो पर्यावरण का भी काफी हद तक नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर मान लो बड़े बांध है, भूकंप या किसी भी प्राकृतिक आपदा या किसी मानवीय भूल के कारण अगर वो टूट जाते हैं, तो उसके आगे के जो बहाव क्षेत्र में जो भी क्षेत्र होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, वो डूब जाते हैं, और वहाँ की जो भी संपदा है या आबादी है, सभी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरीके से बांध का कोई विरोध नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बांधों का अक्सर विरोध किया जाता है, और जिसके पीछे तर्क मैंने जो बताया वो है। तो इस तरीके से आपको किसी भी प्रश्न का है वो आपको संतुलित उत्तर देना है, ताकि आपको पूरे के पूरे अंक मिले। तो इस क्विक रिवीजन की संक्षिप्त वीडियो को आप बार बार देखते रहें, ताकि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। ये मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।